नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड ध्रुव स्वामिनी नाटक। जैसा कि पीछे हमने इसके नायकताओं और नामकरण आदि के प्रश्न किए हैं, अब आया है प्रश्न रंगमंचीय की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा कीजिए। सिद्ध कीजिए कि अभिनेता की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक एक सफल नाटक है। कि अभिनेता क्या होता है, इसको रंगमंच पे अभिनय करना। जैसे कोई भी नाटक होता है उसको मंच के ऊपर अभिनय के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, जिसे सभी देखते हैं, और ये क्या है, एक दृश्य काव्य है। तो अब उसी अभिनेता का है कि किस प्रकार नाटक के जो नायक है, नायिका है, किस प्रकार मंच पर आकर के अपना प्रदर्शन करते हैं, नायकताओं की भूमिका निभाते हैं। तो उसी की दृष्टि से इसकी समीक्षा करेंगे। तो रंगमंच के साथ नाटक का अटूट नाता होता है। नाटक को दृश्य काव्य का, दृश्य माने आंखों से देखा जाता है। प्राचीन काल में ही नाटक कला का उत्कर्ष था। इसकी रचना ही रंगमंच पर इसके मंचन के लिए थे। मंचन माने इसका प्रदर्शन करने के लिए। तुमने देखे होंगे नाटक, नायक नायिका कोई बन करके मंच के ऊपर आकर के अपने डायलॉग बोलता है। मात्र पढ़ने के लिए कोई नाटक नहीं लिखा जाता। यदि कोई नाटक रंगमंच पर मंचित नहीं हो सकता तो वह सफल नाटक नहीं कहला सकता। अवश्य है कि जो नाटक लिखा जाए वह रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से सफलता प्राप्त करे, ताकि नाटककार का प्रयास सार्थक हो। तो हमारे प्राचीन आचार्यों ने नाटक को सभी प्रकार से काव्य में श्रेष्ठ कहा है। जैसे ये कहा है, काव्यशु नाटम रम्यम। नाटक में साहित्य कला के अतिरिक्त संगीत, गीत संगीत, नृत्य कला, दृश्यों और पर्दों आदि की चित्रकारी, मूर्ति कला, यहाँ तक कि थिएटर के निर्माण में भवन निर्माण कला, वस्त्र, आभूषण, साज, श्रृंगार कला आदि अनेक प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन बड़ा ही मनोमुग्धकारी हो जाता है। और नाटक को रंगमंच से दूर रखना, उसे इन सब कलाओं से वंचित करना है। तो टीवी में भी कई प्रकार के नाटक आते हैं, तो देखते हैं। हालांकि रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद जी के 2-3 नाटकों को छोड़कर बाकी तमाम नाटकों पर आरोप लगते रहे हैं। आलोचकों ने उन्हें पात्र साहित्यिक नाटक कहा है, यानी कि साहित्य यानी पढ़ने मात्र के ये नाटक। क्योंकि जो चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, उसमें लड़ाई दिखा रखी है, तो इतनी बड़ी सेना का मंच पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। पात्र भी अधिक है, उनके संवाद भी लंबे लंबे हैं। तो जब आलोचकों ने प्रसाद जी के चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटकों में से मंच की दृष्टि से त्रुटियां निकाली, तो प्रसाद जी का कहना पड़ा। प्रसाद जी क्या बोले कि नाटक रंगमंच के लिए नहीं होता। अपनी सफाई देने के लिए बोले कि नाटक रंगमंच के लिए नहीं होता, अपितु रंगमंच नाटक के लिए होता है। रंगमंच मतलब रंगमंच पर प्रदर्शन नाटक के लिए होते हैं। मेरे नाटक दुअन्नी चवन्नी के टिकट पर खोमचे वालों को दिखाने के लिए नहीं है। तो प्रसाद जी ने कहा, मेरा नाटक को वहां मंच के ऊपर प्रदर्शन करने के नहीं है, यानी दुअन्नी चवन्नी के टिकट बेच करके हम छोटे मोटे आदमियों को नहीं ये दिखाएंगे। तो कालिदास जो भवभूति थे हमारे इतिहास संस्कृत के आदि ने नाटक भी इस उद्देश्य से नहीं रचे थे कि यदि साहित्यिक रुचि के अभिनेता हों, परिष्कृत रुचि के दर्शक हों, पर्याप्त धन व्यय किया जाए तो मेरे नाटक रंगमंच पर अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो यानी कि उनको खर्चा कर करके उनको ऐतिहासिक वेशभूषा पहनाई जाए, ऐतिहासिक वहां का प्रदर्शन किया जाए, तब वहां का नाटक प्रदर्शन किया जाए तो उसमें काफी धन कमाया जा सकता है। तो प्रसाद जी का उपर्युक्त कथन अधिकांश सत्य होते हुए भी अवश्य कहना पड़ता है कि ध्रुव स्वामिनी से पूर्व के
प्रसाद के बड़े नाटकों में रंगमंच संबंधी ऐसी कुछ बातें अवश्य थी जो आधुनिक विकसित रंगमंच की दृष्टि से भी दोषपूर्ण ही सिद्ध होती हैं। परंतु जहां तक प्रसाद जी के नाटक ध्रुव स्वामिनी की रंगमंचीयता और अभिनेता का प्रश्न कहा जा सकता है कि रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। रंगमंचीय और अभिनेता की दृष्टि से किसी नाटक को सफल बनाने वाले तत्व, जैसे नाटक की अवधि कितने टाइम तक चलता है, 2-3 घंटे में से ज्यादा हो तो बोर हो जाते हैं। कथा वस्तु माने उसकी कथा, पात्रों की संख्या भी कम होनी चाहिए। संकलत्रय में समय, स्थान और कार्य आता है। और संवादों की भूमिका, संवाद भी छोटे छोटे होने चाहिए, अच्छे डायलॉग होने चाहिए, मनोरंजन कर के रंग संकेत होने चाहिए, उसमें गीत गाने भी होने चाहिए और भाषा शैली की भी कसौटी पर जब हम इन नाटकों को कस कर देखते हैं तो वस्तुतः स्पष्ट हो जाता है कि रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। उपयुक्त तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी की रंगमंचीयता और अभिनेता का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला आता है नाटक की अवधि या कथा वस्तु। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक मात्र 3 अंकों में विभाजित प्रसाद जी का संभवतः सबसे छोटा नाटक है। ये उनकी नाट्य कथा मात्र 1 दिन या 1 रात की अवधि की है, जिसे सामान्यतः 2 घंटे के समय में रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। नाटक की अवधि की दृष्टि से प्रसाद जी का यह नाटक एक सफल नाटक है। प्रसाद जी के बहुत से नाटक 5-5 या 6-6 घंटों की अवधि में मंचित हुए हैं, जो आधुनिक समय भाव के युग में असफल माने जाते हैं। दर्शकों के लिए नाटक देखने के लिए इतना समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। ध्रुव स्वामिनी की कथा आधुनिक प्रसादोत्तर नाटकों के समान संक्षिप्त है। कथा सरल, स्पष्ट, स्वाभाविक है। इसमें प्रासंगिक कथाओं का घटाटोप नहीं है। एक मुख्य कथा है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की कथा ही आरंभ से अंत तक सीधी विकसित हुई है। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त आदि की तरह कथानक जटिल और रहस्यपूर्ण नहीं है, न तो वह कई संघर्ष केंद्रों में उलझा हुआ, जैसे अजात शत्रु में मगध, कौशाम्बी, कौशल, बनारस आदि कई शत्रुओं की कथा बटी हुई है। न चंद्रगुप्त की तरह इसमें राजनीतिक दाव पेच और रहस्य चक्कर है। कथा आधुनिक नाटकों की तरह केवल 3 अंकों और 3 दृश्यों में विभाजित है। पूर्व नाटकों की तरह इसमें दृश्यों की भरमार भी नहीं है। तो कहा जा सकता है कि कथा वस्तु की सरलता, रोचकता की दृष्टि से एक सफल रंगमंचीय नाटक है। अगला है पात्रों की संख्या। प्राय नाटक के सफल मंचन और अभिनय के लिए इसमें पात्रों की संख्या सीमित होना आवश्यक है। और इस दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है, क्योंकि इस नाटक में प्रसाद के पूर्व के नाटकों की भांति पात्रों की भीड़ का दोष नहीं है। नाटक में कुल 8-9 पात्र हैं, जैसे ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, सकराज, शिखर स्वामी, खीगल, मिहिरदेव, पुरोहित, कोमा, खड्गधारिणी आदि ही हैं। तो नाटक देखते समय दर्शक इन पात्रों से भली भांति परिचित हो जाता है। काफी लंबे अंतराल के बाद किसी पात्र को भूलता भी नहीं है। इन सभी पात्रों में से ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, सकराज, कोमा आदि पात्रों का चरित्र चित्रण भी प्रसाद ने विशेष सफलता करी है। संकलत्रय में आएंगे। नाटक में संकलत्रय का अर्थ है 3 चीज: समय, स्थान और कार्य की एकता का सफल निर्वाह भी इसे सफल अभिनय नाटक सिद्ध करता है। समय की अवधि बहुत ही कम है, घटना स्थल भी अधिक नहीं है, केवल 2 हैं, एक रामगुप्त का शिविर और दूसरा सकराज का शिविर। नाटक के आरंभ से अंत तक कार्य व्यापार भी एकता है। अगला है संवादों की भूमिका। संवाद माने कथोपकथन, बातचीत। तो नाटक संवाद आधारित होता है। नाटक की रंगमंचीयता और अभिनेता
को सफलता में संवादों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में संवाद अत्यंत संक्षिप्त, रोचक, कथा को गति प्रदान करने वाले, पात्रों का चरित्र चित्रण करने वाले, संवाद छोटे और रोचक होने के कारण रंगमंच का अभिनय करने वाले पात्र के लिए बड़ी आसानी से होती है और इन आसानी से अपने संवादों को न केवल याद कर लेता अपितु रंगमंच पर बिना किसी झिझक के भूल जाने के भय से उन्हें बोल भी देता है। जैसे सकराज कहता है, मैं किसको रानी समझूं, रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं मैंने कभी देखा था, इसमें से कौन सी ध्रुव स्वामिनी है। ये जब कहता है, जब दो ध्रुव स्वामिनी बन करके सकराज के शिविर में जाती हैं तो ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर, यह मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर कहता, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है, यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, आश्चर्य से, चंद्रे तुमको क्या हो गया है, यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है या मुझे सकराज से बचा ले जाने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है। सकराज चकित होकर के दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त कहता है, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। तो आगे कहती है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकुल में अंतपुर में ही रह जाऊंगी। आगे ध्रुव स्वामिनी कह रही है, चंद्रगुप्त कहता है, चंद्रे कहकर मुझके पुकारने से क्या तात्पर्य है। यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया है, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की है। ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सकराज, ठहरो, दोनों को ध्यान से देखता हूँ, क्या चिंता है यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं। आगे संवादों की इस विशेषता के अतिरिक्त इस नाटक में प्रसाद जी के अन्य नाटकों की तुलना में लंबे सौगत कथनों का प्राय अभाव है और अस्वाभाविक सौगत को प्रसाद जी ने इस नाटक में तिलांजलि दी है, यानी कि सीमित सौगत कथनों का प्रयोग किया है। रंग संकेत, रंगमंच पर एक अभिनय की दृष्टि से नाटक की सफलता के लिए आवश्यक है कि नाटककार प्रत्येक अंक के आरंभ में कुछ रंग संकेत अवश्य दे, ताकि नाटक की रंगमंच पर निर्देशित करने वाला निर्देशक उन रंग संकेतों का अनुसरण करते हुए नाटक की प्रस्तुति देश काल और वातावरण के अनुरूप कर सके। ध्रुव स्वामिनी के प्रत्येक अंक के आरंभ में प्रसाद जी ने आधुनिक नाट्य कला के प्रभाव से पूर्व नाटकों की अपेक्षा कुछ विस्तृत रंग संकेत दिए हैं, जिनके सहारे दृश्यों का उचित व्यवस्था हो सकती है। दृश्य सर्वसाध्य तो अवश्य है, पर रंगमंच के लिए असंभव नहीं है। शकदुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में एक छोटी सी 2 सीढ़ियां हैं, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन है। बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए हैं। तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह दालान, जिसके दोनों और क्यारियां हैं, जिसमें 2-4 पौधे हैं। लताएं फूलों से लदी हुई दिखाई पड़ती हैं, कोमा प्रवेश करती है। गीति योजना, वैसे तो आधुनिक नाटकों में गीतों की योजना रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से आवश्यक नहीं मानी जाती, परंतु आधुनिक नाटककार अपने नाटकों में गीतों की योजना नहीं करते, परंतु प्रसाद युगीन नाटकों में गीतों की योजना प्राय अवश्य मानी गई है। अधिकांश नाटकों में गीतों की योजना अनावश्यक रूप से अधिक हो जाती है। मंचन में निर्देश में काफी बाधा का सामना करना पड़ता, परंतु प्रसाद जी ने कुल 4 गीत लिखे हैं। ध्रुव स्वामिनी ने कितने हैं? 4 गीत हैं। सभी गीत छोटे छोटे सरल भाव प्रसंग परिस्थिति के अनुकूल है। गीत अनुकूल वातावरण की सृष्टि करते हैं। संगीत गायन नृत्य कला का आकर्षक है। जैसे ये गीत है,
यौवन मेरी चंचल छाया जिसमें बैठ घूट भर पी लूं जो रस तू लाया मेरे प्याले में मद बनकर अब तू छली समा